जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भैया बहनों एवं समस्त सहपाठियों, जैसा कि आपने इस वीडियो में अध्ययन कर रहे थे कि भारत में परिवर्तन प्रक्रियाओं को लेकर कक्षा 10 की क्लास में, तो आज हम आपको कक्षा 9 की क्लास में सामाजिक विज्ञान की यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में अवगत कराएंगे। परंतु उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को अत्यंत लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। चलिए प्रारंभ करते हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में। सबसे पहले आप जानिए कि यूरोप में जितनी भी क्रांतियों का जन्म हुआ, सबका मूल उद्देश्य लोकतंत्रवादी प्रक्रिया को जन्म देना था, जिसमें वह राजतंत्र प्रणाली को खत्म करके, निरंकुशता को भंग करके एक नए राष्ट्र का निर्माण करना था और एक नए राष्ट्र के साथ संपूर्ण यूरोप में एक नई सामाजिक क्रियाओं को जन्म देकर लोगों को यह जागरूकता प्रारंभ कराना था कि वे अपने समस्त अधिकारों को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे और कैसे आगे चलकर अपने भविष्य की कामना करेंगे। जिसमें से आप इसमें पहली हेडिंग पढ़ेंगे जो NCERT चैप्टर के अनुसार इसी पैटर्न पर आप इसका ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। तो इसमें से आज की सबसे पहली हेडिंग है सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणियों में बंटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देना एक प्रकार की यही प्रक्रिया का जन्म था। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया और भी बहुत सारे लोग क्रांति के पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया, मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी कन्वर्टेटिव्स थे जो कुछ उदारवादी लिबरल्स या आमूल संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीतिक की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन सी बातें थी जो समान थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे
जिसमें समाज को रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। अगली हेडिंग है, इसके अनुसार समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से वे सरकार के लिए ही कार्य कर रहे थे। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया था, जिसके कारण औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन आया। यह एक अगली हेडिंग है जिसमें आप समझेंगे। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ गई। वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया ऐसा आंदोलन था जिसको मताधिकार आंदोलन माना जाता था। बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। 19वीं शताब्दी में उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने के लिए आगे बढ़े हुए थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे।
बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए तो गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। यूरोप में 1815 ईस्वी में जिस तरह की सरकारें बनी उनमें छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल, जिसको हम परिवर्तनवादी कहते हैं, आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। आपको इस क्रियाकलाप के माध्यम से समझना है। मान लीजिए कि निजी संपत्ति को खत्म करने और उसकी जगह सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था लागू करने के सवाल पर आपके इलाके में एक बैठक बुलाई गई है, जिस पर निम्नलिखित व्यक्तियों के रूप में उस बैठक में आज आपको भाषण देना है। वह आप समझेंगे। एक गरीब खेतिहर मजदूर, एक मझौला भूस्वामी एवं एक गृहस्वामी। इन तीन मुख्य रूप से बिंदु दिए गए हैं जिन पर आप कोई परिचर्चा करेंगे या इस पर आप एक भाषण लिखेंगे। ये आपका क्रियाकलाप है जिसे आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। अगली हेडिंग है यूरोप में समाजवाद का आना। अब आप इसमें समझेंगे कि यूरोप में समाजवाद की प्रक्रिया का कैसे जन्म हुआ या कैसे विस्तार हुआ। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को ही सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड में नए जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 ने
इंडियाना अमेरिका में नए समन्वय न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक 1813 से 1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स यह एक बहुत ही उच्च कोटि के विचारक थे। 1818 ईस्वी से 1882 ईस्वी में और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 तक ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह की मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व होगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीता जा सकता है, अंततः मजदूरों की ही इसमें जीत होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। अगली हेडिंग में समाजवाद के समर्थन के बारे में आप समझेंगे कि समाजवाद के समर्थन में क्या गहराई देखने को मिलती है कि समाजवाद के लिए किन बातों पर समर्थन किया गया। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसे ही एक पार्टी का गठन किया गया था। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीतिक प्रक्रियाओं के तहत उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निर्वाह की, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। इस प्रकार से आप यह समझ पाएँ कि किस तरीके से इन सभी समस्त प्रक्रियाओं में यूरोप में समाजवाद को जन्म दिया एवं रूसी क्रांति का जन्म हुआ। जो रूसी क्रांति का जन्म आप समझ पाएंगे, रूसी क्रांति का जन्म 1917 में ही देखने को मिला, जिसे आप इस
पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। रूसी क्रांति। यूरोप में सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता था। ऐसे कैसे हुआ? क्रांति का जन्म किस प्रकार से हुआ? सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नजर डालते हैं। रूसी साम्राज्य। इस हेडिंग के माध्यम से आप रूसी साम्राज्य 1914 में किस प्रकार से था यह जानेंगे। 1914 ईस्वी में रूस और उसके पूरे समाज पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। इसके हिस्से रूसी साम्राज्य के प्रमुख माने जाते थे तथा आज के मध्य एशिया राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुसंख्यक थे। यह मानचित्र आप जो देख रहे हैं यह रूस का ही एक मानचित्र है, इसमें रूसी साम्राज्य का विस्तार देखने को मिल रहा है। जो 1914 का यूरोप आपको यह मानचित्र दिखा रहा है कि पूरा का पूरा यूरोप किस प्रकार से था, जिसमें आप समस्त देशों के बारे में समझ पा रहे हैं। उत्तरी सागर से लेकर इंग्लैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, हॉलैंड, बेल्जियम, अटलांटिक महासागर जो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, भूमध्य सागर से होते हुए मार्टेनेगो, अल्बानिया, यूनान, बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य, काला सागर से आगे बढ़ते हुए रूसी साम्राज्य जो हरे रंग में आपको देखने को मिल रहा है और उसके आसपास के क्षेत्र को आप समझ पा रहे होंगे, जो आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से ये पूरे के पूरे यूरोप का मानचित्र है, इसके बारे में आप समझ पा रहे होंगे। तो यह क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वाले में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। कहने का अर्थ है कि ये जितना भी यूरोप का आपने छोटे छोटे देशों को देखा, जिसमें रूस भी आपको एक विशालतम देश देखने को मिल रहा है, इन सभी स्थानों पर जो धार्मिक प्रवृत्ति का जन्म था उसमें कुछ क्रिश्चियन थे जो कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट को मानने वाले थे, कुछ बहुसंख्यक उसमें तुर्क थे जो मुस्लिम धर्म को मानते थे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा यह दोनों रूप में आप देख सकते हैं कि पूरा यूरोप धर्म, कर्म तथा विविधताओं को लेकर अग्रसर था और उसी पर विवाद छिड़ रहे थे और उसी प्रक्रियाओं से गृह युद्ध हो रहा था, जिसके बाद में आप यह समझ पाएंगे कि गृह युद्ध के द्वारा कैसे लोकतंत्रवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। उसके पहले आप समझेंगे अर्थव्यवस्था और समाज, यह अगली हेडिंग है। इसमें आप समझेंगे कि उस समय 19वीं शताब्दी में रूस की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी और उसका सामाजिक संरचना क्या थी। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी की खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी।
रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से अग्रसर हो रहे थे। इन कारखानों में चलते हुए कई समय बीत रहे थे। बहुत अधिक मात्रा में कोयला उत्पादन में इन कारखानों के द्वारा 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हो रही थी। सन 1900 ईस्वी तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। इस चित्र में आप देखेंगे जो कुछ ज़्यादा मात्रा में लोग दिखाई दे रहे हैं, वह युद्ध से पहले सेंट पीटर्सबर्ग में बेरोजगार किसान थे। जो बहुत सारे लोग धर्मार्थ लंगरों में खाना खाते थे और खस्ताहाल मकानों में रहते थे। उनकी परिस्थितियों का वर्णन इस चित्र से आप देख पा रहे हैं। आगे चलते हैं। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हों, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खींची जा सकती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती थी। 1914 ईस्वी में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संकट बनाए रखने के लिए ऐसे संगठन को बहुत कम देखने को मिले थे। यह चित्र जो आप देख पा रहे हैं, क्रांति उस समय की है जब रूस में ऐसी दशा का वर्णन था। तो इसमें एक चित्र बनाया गया जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि डॉर्मिटरी में बने बंकर में जो मजदूर थे उनको सोने के लिए बहुत अधिक स्थान नहीं था। तो जो रात में काम करने वाले थे वो दिन में सोते थे बंकरों में, और उसके बाद जो रात में काम करने वाले चले जाते थे तो फिर वह आकर जो दिन में काम किए रहते थे वह उसमें सोते थे। तो इस तरीके से दोनों प्रकार का उपयोग था जो मजदूरों के लिए यह बंकर बनाया गया था। परंतु इसमें आप अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते थे। जो लोग काम करते थे वही इसमें रह सकते थे। आगे चलते हैं। इन विवादों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल करते थे। 1896 ईस्वी से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में देखने को मिली।
देहात की ज़्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी, वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिलती थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दिया जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या कर दी जाती थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून का अर्थ है मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून की ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत को हिसाब से किसानों में बांट देते थे। वर्तमान के दृष्टिकोण से देखें तो जो बहुत अधिक मात्रा में भारत में जमींदार हुआ करते थे, उन्हीं को मीर कहा जाता था और उनकी ज़मीन को लेकर लोगों में बांट दिया जाता था। तो उसी प्रक्रिया को अगर आप रूस में देखेंगे तो कम्यून या मीर कहा जाता था उनको। अब आप कुछ स्रोत के बारे में समझेंगे। स्रोत में आप समझेंगे कि क्या वर्णन किया गया है। उस समय के समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर स्लाइनकोव के वक्तव्य से पता चलता है कि बैठकें कैसे आयोजित की जाती थी। एक एक कारखाने और दुकान में जाकर प्रचार किया जाता था। अध्ययन चक्र भी चलाए जाते थे। संबंधित अधिकृत मुद्दों के मामलों पर कानूनी बैठकें भी बुलाई जाती थी। लेकिन इन गतिविधियों को मजदूर वर्ग की मुक्ति के व्यापक संघर्ष में बड़ी निपुणता से पिरो दिया जाता था। गैर कानूनी बैठकें ज़रूरत के वक्त फौरन आयोजित कर ली जाती थी, लेकिन लंच के दौरान शाम को फाटक के बाहर यार्ड का अर्थ है गलियारा या बगीचा, यार्ड में या कई मंजिला इमारतों की सीढ़ियों में व्यवस्थित ढंग से बैठकें आयोजित की जाती थी। सबसे जागरूक मजदूर दरवाजे के पास प्लग का काम संभालते थे और मुहाने पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वहाँ सबके सामने एक आंदोलनकारी खड़ा हो जाता था। मालिक टेलीफोन पर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थे कि लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती तब तक भाषण पूरे हो चुके थे और ज़रूरी फैसले ले लिए जाते थे। कहने का यथार्थ है कि लोगों को अपने अधीन रखकर उनके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया जाता था और अपने तरीके से उनसे काम करवाए जाते थे। इस स्रोत के माध्यम से आपने समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस में समाजवाद का जन्म किस प्रकार से हुआ, इस हेडिंग के माध्यम से समझते हैं। रूस में साम्राज्यवाद का जन्म 1914 ईस्वी में रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। इस समस्त बातों के बारे में आप अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो का अध्ययन करें और यह विचार प्रस्तुत करें कि आपको यह वीडियो कैसे लगा और इसमें क्या और सुधार करने की ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।
आपका दिन शुभ मंगलमय हो।